Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Now we are starting our topic ionization energy. Ionization energy क्या होती है एलिमेंट की या किसी भी चीज़ की? आयनाइजेशन का मतलब होता है उसको आयोनाइज करना, आयंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from its gaseous atom, ठीक है, to form an ion। इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो इससे पता चलता है कि एक एलिमेंट गैशियस फॉर्म में लेना है, और गैशियस फॉर्म मींस आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड फॉर्म में इस तरह होता है कि वो किसी भी जो है फोर्स से फ्री होता है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होता। ठीक है, तो उस हालत में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालें उसमें से, और जितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी वो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है जी, तो दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस एटम टू फॉर्म एन आयन। तो ये इसकी डेफिनेशन। इसका एक और नाम भी है, इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए सोडियम में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके लिए आपको 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, उसमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको रिक्वायर है। ठीक है जी। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से आप जो है उनकी वैल्यूज़ लिटरेचर में दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में अगर हम देखें तो कौन से वो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, किस में से रिमूव करना इजी इलेक्ट्रॉन, किस में से मुश्किल है। तो उसके लिए ये 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? एक है एटॉमिक रेडियस, एक है न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं ऑफ एन एटम का, और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, और ये है क्या, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। इन 3 फैक्टर्स को हम यूटिलाइज करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेंड में आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें पीरियड्स होते हैं और हॉरिजेंटली और वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, उनको ग्रुप्स कहते हैं। उसमें ट्रेंड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी नेचर ऑफ ऑर्बिटल में देखें तो आपको पता है ऑर्बिटल्स जो है हमने पढ़ा है 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D, F। अगर उसमें से कैटेगराइज करें कि आप किसी एलिमेंट के S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं तो वो मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू P, क्योंकि S जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। फिर P, फिर D और F ये न्यूक्लियस से अवे चलते जाते हैं। तो यू कैन से दैट इट्स ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू S। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो एलिमेंट्स के ऑर्बिटल में इस तरह ऑर्बिटल उनका मैटर करता है कि अगर आप S में से निकाल रहे हो तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, P में से रिमूव करवा रहे हैं तो कम होगी, D में से रिमूव करवा रहे हैं तो और कम होगी, और F में से रिमूव करवा रहे हैं तो और कम होगी। इसका इस तरह ट्रेंड होगा। सॉरी, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगर हम लिखना चाहें सिर्फ ऑर्बिटल के लिए तो ऐसे होगा।
ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। और जी तो ये हम बात कर रहे थे ऑर्बिटल्स की, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो वो इधर ही हमने कंप्लीट कर ली क्योंकि उसको हमने ट्रेंड में एक्सप्लेन नहीं करना। तो अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड में देखिए हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करेंगे तो आपको पता है जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम पीरियड में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट हमने मूव करना है। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो उसमें एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ करते हैं। आगे मैंने बात लिखी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का कितना इन्फ्लुएंस है, उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, और वो भी आगे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है वो, मतलब कि बाज़ का ऐसा हो सकता है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो सकता है, बीच में शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो बहरहाल इसमें लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होती है, और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ये जी इसका पीरियड्स में ट्रेंड है। अगर हम बात करें ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में जो है हम टॉप टू बॉटम बात करेंगे। ठीक है, किस में बात करेंगे, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है जिससे बीच में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसको वर्डिंग में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस and effective nuclear charge decreases, and also shielding effect increases. So it becomes very easy to remove the electron from the outermost shell of an atom. That is why ionization energy decreases from top to bottom in groups. पीरियड्स में ये बढ़ती है, ग्रुप्स में कम हो जाती है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना ईजी है ग्रुप्स में। ठीक है जी, आगे हम बात कर लेते हैं हायर आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया एटम में से, अब आपने अगर उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है उसी आयन से, तो उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और वो मैग्नीशियम की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। Similarly, the amount of energy required to remove the third electron after the removal of second electron is called third ionization energy, and so on. तो ये higher ionization energy है। उसमें मैग्नीशियम की वैल्यू है 7730 किलो जूल पर मोल। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के यूजेस के। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अगर हम यूजेस की बात करें तो इसके दो यूज़ हैं। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी वो कह रहा है इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर है, कि यू कैन आइडेंटिफाई आइदर योर एलिमेंट इज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अगर एलिमेंट की लिटरेचर में आपने देखी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि वो मेटल है। अगर हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो वो नॉन मेटल। आपको पता है मेटल्स की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, और नॉन मेटल्स की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल, ना ज़्यादा है ना कम है, तो वो मेटलाइड्स होंगे। वो क्या होंगे, मेटलाइड। मेटलाइड्स आपको पता है दैट जो है सब मटीरियल्स और सब्सटेंसेस that are metals as well, that have characters of metals as well as non-metals, depend on condition पे डिपेंड करता है कि वो मेटल जैसा बिहेवियर शो करें या नॉन मेटल जैसा। आगे है आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये वैलेंसी के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करती है। यू कैन टेल अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ its ionization energies.
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है लेकिन सेकंड बहुत ही ज़्यादा है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो आप कहेंगे इसकी वैलेंसी 1। जैसे फर्स्ट एक ग्रुप है उनमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, सेकंड बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वैलेंसी 1 है। सिमिलरली अगर आप सेकंड एक ग्रुप में देखें तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखें 700 के करीब है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1400, तो ये कोई समझ में आने वाली बात है। अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को गैस भी करें तो वो 2200 के करीब या 3000 के करीब होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी है, 7000 के करीब है। इट मीन्स कि सेकंड और थर्ड में गैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, सेकंड। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में गैप ज़्यादा है तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। ठीक है जी, तो ये आपका आज का टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको आई होप आपको समझ आ गया है और इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।